हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे और आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं और क्या क्या वेरिएशंस कहां पे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है उस पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं अपन, है ना, इजीली कर सकते हैं, बिना गलतियों के कर सकते हैं। आज वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अपन ने लास्ट टर्न पे दो एग्जांपल देखे थे। एक तो अपन ने स्क्वायर प्लेनेट और टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 3 एग्जांपल देखे थे जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे और उनके बारे में मैंने बताया था इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है। गिने चुने एग्जांपल है जिनको बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो 3 एग्जांपल वो देखे थे और 2 एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के देखे थे, ठीक है ना। तो आज अपन उनको कंक्लूड भी करेंगे और क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है वो भी अपन देखेंगे। देखना, समझने की कोशिश करना। पहले मैं और एग्जांपल्स लेता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया आज NiNH3 होल 6 2+। तरीका क्या बताया था मैंने? बोला था सबसे पहले आप लिखे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे इसका 6 है तो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि यहां पे मेटल आयन लिखना है तो सेंट्रल मेटल आयन जो है आपका, सेंट्रल मेटल आयन वो है आपका Fe। सेंट्रल मेटल आयन है आपका Ni2+ और Ni2+ का एटॉमिक नंबर 28 होता है और 28 का मतलब 2 + 8 10 और 10 में से गए कितने? 2 इसका मतलब बचा क्या अपने पास? 8 और ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया D8। आप याद करिए, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड बताया था किस तरीके से अपन फास्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, उसके बाद में अपन बात करने जा रहे हैं Ni2+ D8 और नेक्स्ट उसके बाद में लिगेंड का इफेक्ट देखें तो लिगेंड जैसा कि अपन जानते हैं ये लिगेंड नाइट्रोजन डोनर NH3 कैसा होता है? SFL होता है, ठीक है ना। देखते हैं इसका इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। और एक और एग्जाम्पल इसी रेस्पेक्ट में अपन ले रहे हैं, इसी के जैसा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं जो कि है NiH2O होल 6 2+ और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है अपने पास, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और d2sp3 दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल आयन जो है वो अपना Ni2+ है और Ni2+ का मतलब होता है D8, ठीक है। अगर अब मैं लिगेंड की बात करूं तो लिगेंड बाय डिफॉल्ट यहां पे कौन सा है? वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है ना। H2O वीक फील्ड लिगेंड है। देखते हैं दोनों में इफेक्ट आता है नहीं आता है। सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस करने जा रहा हूं। यहां पे मैंने वही 5 ऑर्बिटल बनाए। कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से मुझे 2 ऑर्बिटल्स की जरूरत है, 2 d ऑर्बिटल्स की जरूरत है तो मैं 2 d ऑर्बिटल छोड़ूंगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से फिल करूंगा और इस तरीके से फिल करूंगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा मेरा। अंदर वाले तो 2 खाली नहीं है और अंदर वाले 2 खाली नहीं है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। दोस्तों देखो, मैंने अभी पहले भी बोला था हमें d ऑर्बिटल्स को 2 डिफरेंट सेट में तोड़ना है, एक जिनकी रिक्वायरमेंट है और एक जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से क्यों तोड़ा। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन आता है कि इस तरीके से क्यों तोड़ा जाता है। देखिए यहां पे 5 d ऑर्बिटल थे, 5 में से मैंने 3 अलग किए, 2 अलग किए, 2 जिनकी रिक्वायरमेंट थी। अब आ जाए यहां पे यहां पे जब मैं बात करूंगा तो 5 d ऑर्बिटल में लिखूंगा पर वीक फील्ड लिगेंड है तो मैं यहां पे तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, सीधे भरने की कोशिश करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पे भी अंदर के d ऑर्बिटल खाली नहीं है और अंदर के d ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसका मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहां पे अपन ने दोनों एग्जांपल से क्या सीखा कि चाहे कुछ भी मेटल आयन के साथ में लिगेंड आ जाए, अगर कॉन्फ़िगरेशन D8 है किसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों केस में क्या रहेगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ना तो लो स्पिन डिफाइन करेंगे और ना ही हाई स्पिन डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहां पे दोनों केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। इनर आउटर ऑर्बिटल डिफाइन करेंगे क्योंकि इनर आउटर ऑर्बिटल सिर्फ इसलिए होता है कि अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज किया या बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज किया, दोनों ने ही बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज किया है तो दोनों की सारी प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या होगी? सेम होगी। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहां पे भी आउटर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स की अपन बात करेंगे। चलिए सोचिए इस चीज को, अगर D8 वाले के अंदर हम दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन सेम बोल रहे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब D के अंदर आ जाएंगे, मतलब D9 होगा, D10 होगा, तब भी दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d2 ही रहेगा, क्योंकि जब कम इलेक्ट्रॉन में खाली जगह नहीं मिल रही है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन में कैसे मिलेगी? इस वजह से D8 अगर sp3d2 है तो D9 भी sp3d2 होगा और D10 भी sp3d2 होगा, मतलब D8, D9, D10 पे लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट और दो एग्जांपल लेते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। देखें यहां पे एक और एग्जांपल लिया मैंने, Cr NH3 होल 6 3+ और एक लिया Cr H2O होल 6 3+। देखें यहां पे जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास यहां पे 6 होगा, यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो पॉसिबल D2sp3 या sp3d2, यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और sp3d2 होगा। फिर नेक्स्ट समझने की कोशिश करना, अगर मैं सेंट्रल मेटल आयन लिखूं तो सेंट्रल मेटल आयन अपना यहां पे Cr3+ होगा और Cr+3 का कॉन्फ़िगरेशन D3 होगा, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है और 24 का मतलब 2 + 4 = 6 और 6 में से 3 गए तो बचेंगे कितने? 3, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? अपना D3 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में सेंट्रल मेटल आयन की बात करूं तो यहां पे Cr3+ और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा? D3। दोनों के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, पर जब मैं लाइगेंड की बात करूंगा यहां पे लाइगेंड होगा अपने कौन सा? SFL और यहां पे लाइगेंड होगा अपना कौन सा? WFL। और इस तरीके से जब मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात करूंगा तो पहले मैं 5d ऑर्बिटल बनाऊंगा, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो मैं 2 ऑर्बिटल छोड़ दूंगा, 2 ऑर्बिटल छोड़ूंगा तो 1 2 3, और यहां पे मैं बात करूं तो मुझे कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट भरूंगा 1 2 3, अंदर के 2 खाली मिल रहे हैं, अंदर के 2 खाली मिल रहे हैं, तो अंदर के जब 2 खाली मिल रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखूंगा बेटा? D2sp3। समझ में आई बात? और दोनों को ही बोलूंगा मैं क्या? इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलूंगा बेटा? दोनों को इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स। लो एंड हाई डिफाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बात आपको समझ में आ गई होगी लो और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की। चलिए नेक्स्ट अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है पहले देखते जाइएगा, ठीक है ना? मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सभी के अंदर एक साथ कर देता हूं, फिर उसके बाद में अपन इसको कंक्लूड कर देंगे। देखें इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर जब अपन बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं यहां लेके चल रहा हूं 2 पॉसिबिलिटी, एक लिया मैंने SFL, एक लिया मैंने WFL, और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखो ये 5, ठीक है? देखो दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं, कंक्लूजन दिखा रहा हूं, ठीक है ना? जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भरेंगे, ठीक है ना? कैसे है, किसको क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया है, पर अभी के लिए सिर्फ समझने के लिए मैं एक ही डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूं और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ये मैंने 2 छोड़ के भर दिया और यहां कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिया D0 में ना तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है ना यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, अंदर के 2 पूरे हमेशा खाली मिलेंगे और D0 में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या? D2sp3 चाहे लाइगेंड कोई सा भी लेके आ जाओ, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके आ जाओ, चाहे वो वीक फील्ड लेके आ जाओ, D0 हमेशा क्या रहेगा? D2sp3, क्योंकि 2 अंदर खाली मिल रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी? D1 की। तो D1 यहां पे इस तरीके से भरेंगे अपन। देखिए D1 जब मैं भरूंगा तो इस तरीके से भरूंगा, ये D1 भर दिया भाई, ठीक है? D1 भर दिया तो D1 भरा तो अभी भी अंदर के 2 खाली मिल रहे हैं और अंदर के 2 खाली मिलेंगे तो बोलूंगा मैं क्या?
यहाँ पे D2sp3, बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद में जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे भरूंगा D2 कॉन्फ़िगरेशन में, तो अभी भी मेरे को अंदर के दो खाली मिल रहे हैं, दोनों में मिल रहे हैं, इसलिए मैं बोलूंगा क्या, D2sp3। नेक्स्ट उसके बाद में एक और इलेक्ट्रॉन मैंने भरा, और यहां पे मुझे अभी भी दो ऑर्बिटल खाली मिल रहे हैं, इस वजह से मैं D3 कॉन्फ़िगरेशन को भी बोलूंगा क्या, D2sp3। पर जैसे ही D4 कॉन्फ़िगरेशन आएगा मुझे यहां पेयरिंग करानी पड़ेगी, पर मैं यहां पे कोई पेयरिंग नहीं कराऊंगा क्योंकि लाइगेंड वीक फील्ड लाइगेंड है, इस वजह से यहां दो खाली मिलेंगे, वहां दो खाली नहीं मिलेंगे। और मैं यहां पे अब दो पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा। D4 में जब मेरे पास SFL होगा तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, जब मेरे पास WFL होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट उसके बाद में D4 के बाद में D5 की बात करें तो D5 इस तरीके से भरूंगा, D5 इस तरीके से भरूंगा। यहां तो अब कभी भी दो ऑर्बिटल खाली नहीं मिलने हैं, इसका मतलब अब ये तो आंख बंद करके हमेशा के लिए आपको रखना है क्या, sp3d2। क्या रखना है, sp3d2, और ये वाला हो जाएगा D2sp3। तो सेम तरीके से दोनों के अंदर अपन फिलिंग करेंगे, D4 में भी और D5 में भी। D6 की बात करें बेटा तो D6 में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएगा, जबकि D6 में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से आएगा तो यहां पे अभी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा इस जगह, क्योंकि दो खाली नहीं है। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा क्योंकि दो खाली है। नेक्स्ट D7 की बात करें तो D7 में इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से भरूंगा और D7 में इस तरीके से भरूंगा। सुनना ढंग से, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आएगा उनको इन दो ऑर्बिटल्स की जरूरत है, वो पास में आएगा तो इसके रिपल्शन लगाएगा और इसकी एनर्जी को बढ़ा देगा, एक्साइट कर देगा। क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। अगर ये 3D है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, हाइब्रिडाइजेशन में दो खाली मिलेंगे, D2sp3 होगा, 3D यूज कर लिया, 4s यूज कर लिया, 4p यूज कर लिया, तो अब जो यूज होगा वो होगा कौन सा, 4D। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाएगा किसके अंदर, 4D के अंदर। ढंग से फिर से बात को सुनना, क्या बोला मैंने कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, उसको जरूरत है अंदर के दो ऑर्बिटल की, क्योंकि वो पास में आना चाहता है, और पास में आएगा तो रिपल्शन लगाएगा, रिपल्शन लगाएगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होगा तो कहां पे पहुंचेगा, हाइब्रिडाइजेशन से समझते हैं। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आता है तो एक्साइट होके ना 3D में जाएगा, ना 4s में जाएगा, ना 4p में जाएगा, 4p के बाद जो खाली होगा उसके अंदर जाएगा, और वो खाली है कौन सा, 4D वाला, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा और आगे चला जाएगा, दो खाली हो जाएंगे, इसलिए D7 में ये हो जाएगा D2sp3 और ये हो जाएगा sp3d2 D7 के अंदर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में नंबर आता है किसका, D8 का। D8 देखो ऐसे भरूंगा, D8 ऐसे भरूंगा, ठीक है ना। क्या सर दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, इस वजह से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे। और दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे तो D8 वाला हमेशा के लिए अब क्या बन गया, sp3d2। वो लाइगेंड के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, चाहे स्ट्रॉन्ग लिया हो चाहे वीक लिया हो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे D8 है वैसे ही कैसे D9 है, D10 है, D9 है, D10 है, और यहां पे अपन बोल देंगे 9, 10, और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या रहेगा, sp3d2 रहेगा। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने का तरीका समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब सुने ढंग से, यहां पे इनको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे कौन सा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इनको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई होगी बात। फिर उसके बाद में बात करें तो इस केस में लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं करेंगे, और इस केस में लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन करेंगे, पर इस केस में लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों केस में
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम मिल रहे हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इस वजह से हम दोनों केस के अंदर इसको बोलेंगे क्या, ना तो लो स्पिन ना ही स्पिन, ना लो स्पिन ना ही स्पिन, इसको बोलेंगे क्या, लो स्पिन, इसको बोलेंगे क्या, हाई स्पिन। ठीक है बेटा। अब इसमें आपने अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखी हो मेरे को करते हुए, तो आप ढंग से ऑब्जर्व करना इस चीज को कि जो डायामैग्नेटिक है वो बहुत गिने चुने कॉन्फ़िगरेशन है। डायामैग्नेटिक एक है D0, एक है D10 डायामैग्नेटिक, और एक D6 SFL। आप फिल करके खुद से इस चीज को ऑब्जर्व करें, दिक्कत आए तो पहले ये देखें, इनका वीडियो रिवाइंड करके देखें, फिर भी दिक्कत आए तो आप मैसेज करके पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें यहाँ पे D0, D6 और D6 SFL, D0, D10 और D6 SFL ही डायामैग्नेटिक होते हैं। किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ये कंक्लूजन है ऑक्टाहेड्रल का, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर देना है। अब देखो रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जितने अभी एग्जाम्पल पढ़े थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D2 sp3 sp3 D2, जैसे ही लिखा D3 देखते ही अपन को लिखना है डायरेक्ट D2 sp3। इतनी कहानी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के अंदर D0, D1, D2, D3 हमेशा होते हैं D2 sp3, और D8, D9, D10 हमेशा होते हैं क्या, sp3 D2। इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि लाइगेंड कौन सा आएगा, लाइगेंड गया भाड़ में। अपने को तो डायरेक्ट क्या करना है, वहां पे आंसर लगाना है। स्पीड का गेम है, स्पीड के गेम के लिए आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए D0, D1, D2, D3 ऑक्टाहेड्रल में हमेशा होते हैं D2 sp3, और D8, D9, D10 हमेशा होते हैं sp3 D2। और D4 के अंदर अगर अपन बात करें तो SFL में 4, 5, 6 में SFL D2 sp3, और WFL में sp3 D2 की बात करेंगे। समझ गए। ऐसे ही अब अपन कंक्लूड करने जा रहे हैं किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। 3 मेन एग्जाम्पल है, 3 मेन कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी एक एक्स्ट्रा 4 लेके चलेंगे। 3 की जगह कितने लेके चलेंगे बेटा, 4 लेके चलेंगे, तो इससे कहीं भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सके तो आप भी आराम से आंसर दे सके। देखना भाई, समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल जो है अपने पास, सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन D7 का। D7 चलिए, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्योमेट्री क्या क्या होती है बेटा, स्क्वायर, प्लेनर, और एक और ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ढंग से समझने की कोशिश करना। देखें समझना, एक तो लिया मैंने D7। अच्छा पहले वही ब्लॉक बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भरना आसान हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। कभी भी गलती हो, स्पीड पकड़ में ना आए, तो सबसे बढ़िया तरीका, बेसिक तरीका मैं आपको समझा चुका हूं, जो कि ब्लॉक बना के इलेक्ट्रॉन फिल करने का है। अभी देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होता है D2, Dsp2 या sp3, और अपन को SFL और WFL कितने ऑर्बिटल की जरूरत है, या एक ऑर्बिटल की जरूरत है। तो एक ऑर्बिटल छोड़ के इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करेंगे, किसके अंदर, स्क्वायर, प्लेनर या टेट्राहेड्रल के अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। देखें यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझना। ये लिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना बेटा। और यहां पे भरूं अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां पे अंदर का खाली मिल रहा है, पर यहां अंदर का खाली नहीं मिल रहा है। और अंदर का खाली मिल रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन D7 का हो जाएगा। कब, SFL में DsP2, और WFL में भी WFL में तो क्या होगा बेटा, sp3। माय मिस्टेक। चलिए देखें, उसके बाद में D7 के बाद में नंबर आता है किसका, D8 का। D8 एक इलेक्ट्रॉन भरना है एक्स्ट्रा, यहां भर दिया, यहां भी भर दिया। यहां देखो डायामैग्नेटिक हो गया, और वहां कौन सा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। तो D8 डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, लो स्पिन, हाई स्पिन बिल्कुल डिफाइन होगा। इसमें भी डिफाइन होगा, D7 में भी डिफाइन हो रहा था, D8 में भी डिफाइन होगा, और कंडीशन वही होगी, अंदर का एक खाली है तो DsP2, और नहीं है तो sp3। चलिए नेक्स्ट देखें, एक और एग्जांपल D9 की बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये वही चक्कर हो गया, लिगेंड यही आना चाहता है,
और एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट हो जाएगा। अब अगर ये 3D है, एक्साइट हुआ, खाली हुआ, खाली हुआ, हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 का मतलब एक D, एक S, दो P, P होते हैं 3, यूज हुए 2, इसलिए बच गया कितना, 1, और 1 बच गया, इस वजह से ये जाएगा किसके अंदर, 4p के अंदर। फिर से ढंग से सुनना, इलेक्ट्रॉन 1 है, हायर एनर्जी में, एक्साइट होगा, ऊपर जाएगा, तो कहां जाएगा, DsP2, यूज होने के बाद में खाली बचेगा 1p, क्योंकि p कितने होते हैं, 3, इसलिए ये जाएगा p के अंदर। किसके अंदर जाएगा बेटा, p के अंदर, जबकि वहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा था किसके अंदर, d के अंदर। यहां पे देखें D9, ये नहीं होगा एक्साइट, वीक फील्ड है बेटा, इसमें एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो 7, 8, 9 DsP2 और sp3, पर यहां भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। लो स्पिन हाई स्पिन की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लो स्पिन हाई स्पिन नाम का कोई यहां पे फंडा नहीं लगाएंगे। किसके अंदर, D9 के अंदर। और जब आता है अपना D10, तो D10 और D10 अंदर के पूरे भर चुके हैं, और भर चुके हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा क्या, sp3, तो ये इसका कंक्लूजन हो गया, ठीक है ना। D7 हो गया, D9 हो गया, ऑलवेज ये पैरामैग्नेटिक होंगे, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि इस बेटा इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। D10 हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होगा, और कंप्लीटली फिल्ड होगा इसका मतलब ये कौन सा होगा बेटा, डायामैग्नेटिक होगा। पर D8 की बात करें तो D8 SFL में पेयरिंग हुई है, इसका मतलब कैसा होगा बेटा, ये डायामैग्नेटिक होगा, और WFL में बेटा ये पैरामैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, 2 कंक्लूजन तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब एक्सेप्शन आते हैं लाइगेंड्स के, ठीक है ना। ये 2 कंक्लूजन थे। अब एक्सेप्शन जिनको VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, फिर मैं आपको फटाफट कैसे क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको सिखाना चालू कर दूंगा। पॉइंट तो वैसे सीख लिया अपन ने, कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया है, अब डायरेक्ट पॉइंट पे क्वेश्चन करते जाएं, आंसर निकालते जाएं, फटाफट आता जाएगा। सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत है, पॉइंट को समझते चले जाना। देखो, क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ लाइगेंड की है? क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा लाइगेंड के नेचर के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं, वो डिपेंड करेगा साथ में किसके ऊपर, मेटल आयन के ऊपर। और मेटल आयन के ऊपर भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए Mn2+, Cr2+, Fe2+, CO2+, Ni2+, Cu2+। उसके नीचे की तरफ अगर अपन चलें तो Ni2+ से नीचे लिख रहा हूं मैं Ni4+, कोबाल्ट2+ के नीचे चलें कोबाल्ट2+। यह है कौन सी, 3+, माय मिस्टेक, यह है कौन सा बेटा, 3+। और यह है अपना 3D सीरीज, यह है 4D सीरीज और 5D सीरीज। देखिए ऊपर से नीचे जाते हैं, D एंड F इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, Z इफेक्टिव बढ़ता है, तो मेटल लाइगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल लाइगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, मेटल लाइगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है ना। तो लाइगेंड के स्ट्रांग होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। फिर देखें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मेटल लाइगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। NH3 क्या लिखा मैंने, एन डोनर नहीं बोला मैंने, पॉइंट बोला बेटा। NH3 एक्ट एज WFL4, ये शुरुआत वाले, Cr2+, Mn2+, Fe2+, CO2+। फिर उसके बाद में अपन बात करें तो
ओ डोनर। अब मैंने बोला ओ डोनर, ढंग से सुनने की कोशिश करना। ओ डोनर एक्ट एज SFL4 कोबाल्ट 3+ एंड Cu2+। सबके एक्सप्लेनेशन है, आएंगे, आपसे रिलेट होते हैं तो ठीक, नहीं तो वेट करिए 2 मिनट, अभी सबके एक्सप्लेनेशन आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में ऑल लाइगेंड्स आर SFL4 4D एंड 5D सीरीज एंड +4 आयंस। ठीक है, अब करते हैं अपन इनको एक्सप्लेन। देखो भाई, स्ट्रेंथ की बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन की बात कर रहे हैं। ये SFL है और ये WFL है। रिलेट करने की कोशिश करना। SFL में वीक कौन? नाइट्रोजन। SFL में वीक कौन? नाइट्रोजन। और अगर वीक मेटल मिल गया, मतलब जिनके Z इफेक्टिव कम है वो मेटल मिल गया, तो इनका कलेक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन को वीक बनाने का, पूरे नाइट्रोजन को नहीं, NH3 को वीक बनाने का। तो NH3 वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। किनके लिए? इनके लिए, क्योंकि इनमें दम नहीं है। इनमें दम क्यों नहीं है? क्योंकि इनके Z इफेक्टिव बहुत कम है। फिर उसके बाद में बात करें, मतलब इनसे बनने वाले बॉन्ड जो हैं वो वीक है, इसलिए नाइट्रोजन इनके लिए क्या करेगा? वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। फिर आ जाओ ऑक्सीजन पे। इस ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन इन वीक में सबसे स्ट्रांग कौन? ऑक्सीजन। ये देखो, ये वीक और वीक में स्ट्रांग कौन? ऑक्सीजन। और इसको अगर मदद मिल गई थोड़े से मेटल की, Z इफेक्टिव मिल गया, और तो Z इफेक्टिव मिल गया और Z इफेक्टिव मिल गया, तो ये क्या कर देगा? ऑक्सीजन स्ट्रांग बन जाएगा। इसलिए बोला मैंने ओ डोनर एक्ट एज SFL4 कोबाल्ट 3+ एंड Cu2+। क्यों? क्योंकि इधर से इधर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, इधर से इधर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो मेटल लाइगेंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब वो एक्ट करेगा किसकी तरह? SFL की तरह। तो अब आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि 4D 5D सीरीज वालों के Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं, और दूसरी चीज +4 आयंस, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, इनका Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो इनके लिए जो मर्जी आए लिगेंड ले आओ, सबके सब एक्ट करेंगे किसकी तरह? SFL की तरह। किसकी तरह बेटा? SFL की तरह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज अपन ने पढ़े हैं। इसी के साथ में अपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ एक ड्रॉबैक्स है। वो ड्रॉबैक्स क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। वो ड्रॉबैक पहला ये था कि वो नहीं समझा पाया कि कब कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और कब कौन सा लिगेंड वीक है। ठीक है ना, उसकी सारी की सारी थ्योरी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे थी, पर उसका साइंस से कोई रिलेशन नहीं था। उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, एक भी पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया, क्यों स्ट्रांग है, क्यों वीक है, क्यों इनर है, क्यों आउटर है, क्यों लो स्पिन, क्यों हाई स्पिन। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट एक भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किए। इसके अलावा वीबीटी ने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की कहीं भी बात नहीं करी कि कौन स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, कौन से वीक कॉम्प्लेक्स है, कैसे अपन कंपेयर करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा ना उसने कभी कलर की बात करी कि कॉम्प्लेक्सेस के कलर को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो ये सारे ड्रॉबैक थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जिनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिर्फ उसने मैग्नेटिक मूवमेंट देखा और उसके बेसिस पे उसने सबके जो है वो लिख डाले क्या? हाइब्रिडाइजेशन। पर कई सारे चीप पॉइंट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इस वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई। पर फिर भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सम्मान करते हुए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो नेक्स्ट जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसको अपन यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको कंप्लीट करिए फटाफट से।